आज हम इंटरनेट के ज़माने में रह रहे हैं। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी और बातचीत के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। इंटरनेट ने हमें एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कंफर्ट और इवन डेमोक्रेसी के बारे में भी सिखाया है। इंटरनेट के बिना दुनिया सोचना भी आई थिंक बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम इस वीडियो को बनाकर अपने पसंदीदा सब्सक्राइबर्स तक सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही तो पहुंचा पाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का लगभग 50% हिस्सा अभी भी इंटरनेट से दूर है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि आज की डेट में ऐसी जगह भी हैं जहां इंटरनेट ही नहीं है, लेकिन ये सच है। इसको सुधारने और इंटरनेट को हर इंसान तक पहुंचाने के लिए एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रही है, जो एलॉन मस्क के अकॉर्डिंग ग्लोबली इंटरनेट कवरेज देंगे। लेकिन स्पेस से इंटरनेट काम कैसे करता है? स्टारलिंक सैटेलाइट स्पेस से इंटरनेट सर्विसेज कैसे देंगे? क्या ये हमारी दुनिया को बदल देंगे? स्टारलिंक सैटेलाइट्स की पूरी हिस्ट्री के साथ साथ उसका स्टेप बाय स्टेप और डिटेल मैकेनिज्म को भी जानेंगे आज की इस वीडियो में। Starlink, a subdivision of the American company SpaceX, has already launched 4,768. SpaceX ने उम्मीद लगाई है कि आने वाले टाइम में 42,000 सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में भेजेंगे। Starlink did play a pivotal role. NBN is getting absolutely smashed by Elon Musk. Elon Musk owned Starlink as applied to the Indian National Space Promotion and Authorization Center. स्टारलिंक एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट है जो यूजर्स को दुनिया भर में सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है। स्टारलिंक हजारों सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन यूज करता है जो अर्थ के लो ऑल्टीट्यूड पर ऑर्बिट कर रहे हैं, जो कि लगभग अराउंड 550 किलोमीटर का है। ये लेटेंसी को भी कम करता है और इंटरनेट स्पीड को बढ़ाता है। इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। बेसिकली यूएस मिलिट्री ने इन सैटेलाइट्स का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑन कोल्ड वॉर के दौरान कम्युनिकेशन, सर्विलेंस और डिफेंस के लिए स्टार वार्स प्रोग्राम के तहत किया था। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, यूएसएसआर को स्पेस टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1991 आते आते पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूएसएसआर टुकड़ों में बट गया। अब क्योंकि यूएस का कोई कंपटीशन ही नहीं था और साथ ही यूएस की जनता शुरुआत से लगातार इस प्रोग्राम को क्रिटिसाइज कर रही थी, बिकॉज इतना मैसिव बजट लॉन्च हो रहा था और यूएस में वो बजट दूसरी चीजों पे यूज होना चाहिए था, जैसे दूसरे फील्ड्स में रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट्स के लिए। और इसीलिए उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने 1993 में इस पूरे प्रोग्राम को ही रद्द कर दिया। बट ऑलमोस्ट 22 साल के बाद 2015 में इलॉन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का तय किया, लेकिन इस बार एक नए मकसद के साथ, बाय द नेम ऑफ स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। मस्क ने ये कहा कि इस प्रोजेक्ट का काम मिलिट्री या डिफेंस पर्पस के लिए नहीं होगा, बल्कि रूरल एरियाज में इंटरनेट पहुंचाने के लिए होगा, क्योंकि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन और यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन के पास, खासकर की रूरल एरियाज में, प्रॉपर इंटरनेट ही नहीं है। इसके जरिए इंटरनेट के सबसे डिमांडिंग टास्क जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग और ऑनलाइन गेमिंग भी किया जा सकता है, क्योंकि रूरल एरियाज में कच्ची सड़कें होती हैं और वहां पर इंटरनेट ऑप्टिकल केबल वायर्स का नेटवर्क फैलाना बहुत ही पेचीदा और महंगा काम पड़ता है। इसीलिए इलॉन मस्क ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और उसके अंतर्गत 2019 से अब तक वो हर महीने अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 सैटेलाइट्स का बैच कॉन्टिन्यूअसली स्पेस में भेज रहे हैं, जो एक दूसरे से लेजर के जरिए कनेक्टेड है और इसकी वजह से वो अर्थ से देखने पर एक कॉन्स्टलेशन की तरह दिखाई देता है। अब देखा जाए तो ये सैटेलाइट्स भी वही काम कर रहे हैं जो हमारे कन्वेंशनल जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट करते हैं। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है जो उन सैटेलाइट्स में नहीं है? तो देखो दोस्तों, जियो सिंक्रोनस जियो सैटेलाइट्स अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर रिवॉल्व करते हैं, जबकि स्टारलिंक सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट एलईओ सैटेलाइट्स हैं जो 160 से 2000 किलोमीटर की रेंज में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब अगर देखा जाए तो जियो सैटेलाइट्स के दूर होने का एक फायदा है, वो एलियो स्टारलिंक सैटेलाइट के मुकाबले बहुत सारे यूजर्स को एक साथ इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इससे जियो सैटेलाइट का इंटरनेट बैंडविड्थ ज्यादा लोगों में बढ़ जाता है एंड एज अ कोलैटरल इफेक्ट इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जियो सैटेलाइट को डेटा ट्रांसफर करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, विच मींस इसकी लेटेंसी काफी ज्यादा है। अब मैं स्टारलिंक सैटेलाइट्स की वर्किंग प्रोसेस को आपको डिटेल में बताता हूँ। स्टारलिंक सैटेलाइट्स बेसिकली स्मॉल सेट क्लास क्यूब सेट्स होते हैं, जो कि लगभग 100 से 500 किलो का वजन होता है इनका, और ये लो
अर्थ ऑर्बिट में सिर्फ 600 किलोमीटर ऊपर लॉन्च किए जाते हैं। SpaceX ने अपना पहला बैच 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स का मई 2019 में लॉन्च किया था। इसमें हर एक सैटेलाइट का वेट लगभग 230 kg था। SpaceX का इनिशियल प्लान 4000 क्रॉस लिंक्ड सैटेलाइट्स का एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाने का। ये नंबर आज ज्यादा हो गया है। स्टारलिंक के पीछे की टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा अमेजिंग है। स्टारलिंक सैटेलाइट्स एक फ्लैट पैनल डिजाइन जैसी होती है जो लगभग 260 kg की होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। इस डिजाइन की मदद से वो लो अर्थ ऑर्बिट में हवा के मॉलिक्यूल से होने वाले ड्रैग फोर्स को कम करते हैं, जिसकी वजह से सैटेलाइट की स्पीड कम हो जाती है या वो हीट अप कर जाते हैं। अब बात करें इन पे लगने वाले ड्रैग फोर्स की, तो ड्रैग फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है जब वो किसी फ्लूइड जैसे एयर या वाटर के अंदर मूव कर रहा होता है। ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, स्पीड की डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी कैसी होती है। एक फ्लैट पैनल डिजाइन ऑब्जेक्ट के फ्रंटल एरिया को कम करके ड्रैग फोर्स को कम करता है। ये वो एरिया होता है जो फोर्स को मोशन की डायरेक्शन में फेस करना होता है। छोटा फ्रंटल एरिया मतलब कम हवा के मॉलिक्यूल सैटेलाइट से टकराएंगे, मतलब कम फ्रिक्शन और कम एनर्जी लॉस। एक फ्लैट पैनल डिजाइन सैटेलाइट का ड्रैग कोफिशिएंट भी कम करता है, जो कि ये मेजर करता है कि शेप कितना एरोडायनामिक है। कम ड्रैग कोफिशिएंट मतलब कम टर्बुलेंस और सैटेलाइट के आसपास कम प्रेशर डिफरेंस, यानी कि कम ड्रैग फोर्स। इस डिजाइन से उनका थर्मल परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, मतलब कि वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और ओवरहीट या फ्रीज होने से भी बच सकते हैं। अब यहाँ पे थर्मल परफॉर्मेंस से क्या मतलब है? थर्मल परफॉर्मेंस बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी होती है कि ऑब्जेक्ट अलग अलग कंडीशंस में अपना डिजायर्ड टेम्परेचर रेंज मेंटेन कर सके। थर्मल परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट में हीट जनरेशन, ट्रांसफर, स्टोरेज और डिसिपेशन कितना होता है। ये फ्लैट पैनल सैटेलाइट के सरफेस एरिया को बढ़ाकर डिजाइंड थर्मल परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है, जो बेसिकली वो एरिया होता है जो एनवायरनमेंट से हीट एक्सचेंज करता है। बड़ा सरफेस एरिया मतलब सैटेलाइट से ज्यादा हीट रेडिएट या एब्जॉर्ब कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर और उसके सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कैसा है। एक फ्लैट पैनल डिजाइन सैटेलाइट का थर्मल कंट्रोल भी बढ़ाता है। ये बेसिकली वो सिस्टम होता है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। बेहतर थर्मल कंट्रोल मतलब हीटर्स, कूलर्स, इंसुलेशन और कोटिंग्स का ज्यादा एफिशिएंट यूज, जिससे सैटेलाइट अपना ऑप्टिमल टेम्परेचर लिमिट्स मेंटेन कर पाए। स्टारलिंक सैटेलाइट के पैनल के हर एक साइड पर 4 फेज्ड एरे एंटीनास होते हैं। ये एंटीनास बिना एंटीना को फिजिकली मूव किए अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर कर सकते हैं कि वो रेडियो सिग्नल्स जो एमिट या रिसीव करते हैं उनका डायरेक्शन और शेप कैसा हो। इससे वो ग्राउंड स्टेशन और दूसरे सैटेलाइट से हाई बैंडविड्थ और लो लेटेंसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब वो जल्दी और रिलायबली बड़े बड़े डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। फेज्ड एरे एंटीनास में कई इंडिविजुअल एंटीना एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पैच एंटीनास जो पैनल पर हर एक रेगुलर ग्रिड में अरेंज्ड होते हैं। पैच एंटीनास फ्लैट मेटल शीट और एक ग्राउंड प्लेन के बीच में सैंडविच्ड होते हैं। ये एंटीनास लो प्रोफाइल, लाइट वेट और लो कॉस्ट के बने होते हैं, लेकिन उनका बैंडविड्थ भी कम होता है। हर एंटीना एलिमेंट हर डायरेक्शन में रेडियो वेव्स रेडिएट या रिसीव करता है, लेकिन अलग अलग स्ट्रेंथ और फेजेस के साथ। ट्रांसमीटर या रिसीवर से आने वाला रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट हर एंटीना एलिमेंट को एक डिवाइस के थ्रू फील होता है, जिसे बेसिकली फेज शिफ्टर कहते हैं, जो फेज या सिग्नल डिले को इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्टर कर सकता है। फेज शिफ्टर्स बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल होते हैं जो अलग अलग एंटीना एलिमेंट्स को भेजे गए सिग्नल्स के बीच फेज डिफरेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। फेज डिफरेंस सिग्नल्स के रेडियो वेव्स की बीम का डायरेक्शन और शेप तय करता है, जो हर एंटीना एलिमेंट से आने वाले सिग्नल्स की इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन से बनता है। जब सिग्नल्स फेज में होते हैं तो वो एक एडिटिव एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल बनाते हैं, और जब सिग्नल्स आउट ऑफ फेज होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। फेज डिफरेंस को चेंज करके कंप्यूटर सिस्टम बीम को इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर कर सकता है अलग अलग कंडीशंस में पॉइंट आउट करने के लिए, वो भी बिना एंटीना को मूव किए। फेज्ड एरे एंटीनास एक साथ कई बीम्स भी फॉर्म कर सकते हैं, और हर बीम के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या पोलराइजेशन को यूज करके। इससे वो नेटवर्क की कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक साथ कई ग्राउंड स्टेशंस या सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट के पैनल के ऊपर और नीचे 2 पैराबोलिक एंटेनास भी होते हैं। ये एंटेनास लाइट सिग्नल
सिग्नल्स को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस करने के लिए एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं जो फोकल पॉइंट कहलाता है। ये एंटीनास ऑप्टिकल स्पेस लेजर्स का यूज करके डेटा ट्रांसमिशन को इनेबल करते हैं जो लेजर बीम्स होते हैं और इंफॉर्मेशन भी कैरी करते हैं। ये कैसी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ऑप्टिकल स्पेस लेजर्स लोकल ग्राउंड स्टेशन को बाईपास कर सकते हैं और लेटेंसी को भी रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि वो डेटा को जल्दी और सीधे तरीके से भेज और रिसीव कर सकते हैं। अब मैं आपको इन एंटीनास का स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रोसेस बताता हूँ। पैराबोलिक एंटीनास में एक कर्व्ड मेटल सरफेस होती है जो पैराबोला की शेप जैसी होती है। ये बेसिकली 2 डायमेंशनल कर्व होता है जो ये प्रॉपर्टी शो करता है कि वो कोई भी रे जो उसके एक्सिस से पैरेलल होती है वो उस पे फोकस होकर रिफ्लेक्ट हो। फोकस बेसिकली एक्सिस पर वो पॉइंट होता है जहाँ लाइट सिग्नल्स कॉन्सेंट्रेट होते हैं। एक्सिस वो लाइन होती है जो फोकस और वर्टेक्स से गुजरती है और पैराबोला का सबसे नीचे वाला पॉइंट होती है और अपर्चर पैराबोला के ओपनिंग का डायमीटर होता है। ऑप्टिकल स्पेस लेजर से आने वाले या जाने वाले लाइट सिग्नल्स को एक डिवाइस से एमिट या रिसीव किया जाता है जिसे फीड हॉर्न कहते हैं और ये पैराबोला के फोकस पर होता है। फीड हॉर्न लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में भी कन्वर्ट करता है। फीड हॉर्न एक ट्रांसमीटर या रिसीवर से कनेक्ट होता है जो लाइट सिग्नल्स में कैरी होने वाले डेटा को भी प्रोसेस करते हैं। जब डेटा ट्रांसमिट करना होता है तो फीड हॉर्न लाइट सिग्नल्स एमिट करता है जो पैराबोलिक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर एक कॉलिमेटेड बीम बनाते हैं, मतलब कि रेज पैरेलल होती हैं और वो डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं करती। बीम दूसरे सैटेलाइट या ग्राउंड स्टेशन की तरफ डिटेक्ट किए जाती हैं जहां उस बीम से ऑप्टिमाइज्ड एक कंपैटिबल ऑप्टिकल रिसीवर रखा होता है। जब डेटा रिसीव करना होता है तो फीड हॉर्न लाइट सिग्नल्स को कलेक्ट करता है जो पैराबोलिक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर एक पैरेलल बीम बनाते हैं और दूसरे सैटेलाइट या ग्राउंड स्टेशन से आती हैं जहां एक कंपैटिबल ऑप्टिकल ट्रांसमीटर रखा हुआ होता है। बीम फीड हॉर्न पर फोकस्ड होती है जहां वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है। पैराबोलिक एंटीनास मोटर्स और सेंसर्स का यूज करके अपना ओरिएंटेशन और पॉइंटिंग डायरेक्शन भी एडजस्ट कर सकते हैं जो दूसरे सैटेलाइट्स या ग्राउंड स्टेशन के साथ साथ उन्हें ट्रैक और अलाइन करने में मदद करते हैं और वो ऑब्वियसली अलग अलग पोजीशंस और ऑर्बिट्स में होते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के पैनल के नीचे एक हॉल इफेक्ट थ्रस्टर होता है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है आयनाइज्ड प्रोपेलेंट जैसे कि क्रिप्टन का प्लाज्मा को एक्सेलरेट करने के लिए। प्रोपेलेंट एक सिलेंड्रिकल चेंबर में इंजेक्ट किया जाता है जहां वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से आयनाइज होता है। फिर आयंस को इलेक्ट्रोड से बने इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट किया जाता है जो चेंबर के दोनों एंड्स पर होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो चेंबर के आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेट से जनरेट होता है आयंस को वॉल्स तक पहुंचने से रोकता है और उन्हें एग्जॉस्ट नोजल की तरफ डायरेक्ट करता है। थ्रस्ट इजेक्टेड आयंस के रिएक्शन फोर्स से प्रोड्यूस होता है। थ्रस्टर सैटेलाइट्स को अपना ऑर्बिट एडजस्ट करने में, दूसरे स्पेसक्राफ्ट या ऑर्बिट डेब्रिस से कोलिजन से बचने में और अपने लाइफ के एंड पर डी ऑर्बिट करने में मदद करता है। आइए इसे थोड़ी और सिंपल वे में समझते हैं। हॉल इफेक्ट थ्रस्टर हॉल इफेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल बेसिकली एक फिनोमिना होता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर को एक पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में मूव करने वाले चार्जेस पे एक फोर्स लगाता है जिससे वो कंडक्टर के एक साइड पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसके अक्रॉस एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये वोल्टेज डिफरेंस हॉल वोल्टेज कहलाता है। हॉल इफेक्ट थ्रस्टर्स प्लाज्मा में आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। प्लाज्मा एक गैस होती है जो पार्शियली या फुल्ली आयनाइज हो चुकी होती है, मतलब कि उसके एटम्स ने कुछ या कहे सभी इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कर लिया होता है जिससे पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं। प्लाज्मा चैम्बर को दोनों एंड्स पर एनोड और कैथोड के बीच में अप्लाई किए गए हाई वोल्टेज से क्रिएट होता है। एनोड पावर सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है जबकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, जो कि हम 8th या 9th क्लास में पढ़े होंगे। प्रोपेलेंट जैसे कि क्रिप्टन एक टैंक में स्टोर किया जाता है और वॉल के थ्रू चैम्बर में फीड किया जाता है। प्रोपेलेंट एनोड में छोटे छोटे होल्स से चैम्बर में एंटर करता है जहां वो कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से मिलता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोपेलेंट एटम्स को अपने इलेक्ट्रॉन से अलग करके और पीछे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को छोड़कर उन्हें आयनाइज करता है। फिर आयंस को मैग्नेटिक फील्ड्स का सामना करना पड़ता है जो चैम्बर के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेट से जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड आयन फ्लो की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव ऑन करने पे मजबूर कर देता है, जबकि आयंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग स्ट्रेट लाइंस में मूव ऑन करते हैं। ये चैम्बर के इनर और आउटर
वाटर वॉल्स के बीच में चार्जेस का सेपरेशन क्रिएट करता है, जिससे हॉल वोल्टेज बनता है। अब ये हॉल वोल्टेज क्या है भाई? यहाँ पे हॉल वोल्टेज बेसिकली एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के एनोड और कैथोड से बनी होती है और जो उसके साथ ऐड हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आयंस को एग्जॉस्ट नोजल की तरफ एक्सेलरेट करती है, जहां वो हाई स्पीड में स्पेस में इजेक्ट हो जाते हैं। थ्रस्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से प्रोड्यूस होता है, जो कि कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यहाँ पे एक्शन उस फोर्स को रेफर कर रहा है जो आयन थ्रस्टर्स पर लगाते हैं, जबकि रिएक्शन वो फोर्स होती है जो थ्रस्टर आयंस पे लगाता है। चेंबर में पीछे रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक न्यूट्रलाइजर कलेक्ट करता है, जो कहा जाए एक और कैथोड होता है, और स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। न्यूट्रलाइजर इंश्योर करता है कि सैटेलाइट या स्पेस पर कोई नेट चार्ज बिल्डअप ना हो, वरना थ्रस्टर या दूसरे सिस्टम की परफॉर्मेंस या स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता था। हॉल इफेक्ट थ्रस्टर्स प्रिसाइज और इफिशिएंट ऑर्बिट कंट्रोल इनेबल करते हैं, जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स का ऑप्टिमल पोजीशन और अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑर्बिट कंट्रोल सैटेलाइट्स को दूसरे स्पेसक्राफ्ट या ऑर्बिटल डेब्रिस के कोलिजन से बचाता है, जो सैटेलाइट्स को डैमेज या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सैटेलाइट्स को अपना एल्टीट्यूड और इंक्लिनेशन एडजस्ट करने में भी मदद करता है, जो कि फाइनली इंटरनेट सरफेस की कवरेज और क्वालिटी को अफेक्ट करती है। हॉल इफेक्ट थ्रस्टर्स अपने लाइफ के एंड पर स्पेस जंक को रिड्यूस करने और ऑर्बिटल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए डी ऑर्बिटिंग इनेबल करते हैं। डी ऑर्बिटिंग में सैटेलाइट्स का ऑर्बिट हाइट कम किया जाता है जब तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके बर्न अप ना हो जाए। ये प्रोसेस उनकी ऑपरेशनल लाइफ के एंड के बाद लगभग 5 साल में होता है। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के पैनल के एक साइड पर एक स्टार ट्रैकर होता है। ये सैटेलाइट्स को स्टार्स के पोजीशन का यूज करके अपने आप को ओरिएंट करता है। स्टार ट्रैकर में एक कैमरा, एक लेंस और एक प्रोसेसर होता है। कैमरा स्टार फील्ड की इमेजेस कैप्चर करता है, जो फिर प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। स्टार्स को आइडेंटिफाई और लोकेट करने के लिए एक स्टार कैटलॉग का यूज करके फिर प्रोसेसर सैटेलाइट का एटीट्यूड कैलकुलेट करता है स्टार्स के एंगुलर पोजीशंस के बेसिस पर, जो कैमरा एक्सिस से रिलेटिव होते हैं। आइए इसे आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। स्टार ट्रैकर सेलेस्टियल नेविगेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, जो एक मेथड होता है स्टार्स को ऑब्जर्व करके अपना पोजीशन और ओरिएंटेशन डिटरमाइन करने का। स्टार और एक रेफरेंस प्लेन जैसे हॉरिजन या इक्वेटर के बीच के एंगल्स को मेजर करके अपना लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार ट्रैकर रेगुलर इंटरवल्स पर कैमरा का यूज करते हैं स्टार फील्ड के इमेजेस कैप्चर करने के लिए। कैमरा में एक लेंस होता है जो स्टार से आने वाली लाइट को सेंसर पर फोकस करता है, जैसे सीसीडी या सीमोस चिप। सेंसर लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जो फिर डिजिटल इमेजेस के फॉर्म में मेमोरी डिवाइस में स्टोर किए जाते हैं। इसमें एक प्रोसेसर होता है जो स्टार कैटलॉग का यूज करके स्टार फील्ड के इमेजेस को एनालाइज करता है। ये बेसिकली एक डेटाबेस होता है जो स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे उनके नेम्स, कोऑर्डिनेट्स, मैग्नीट्यूड, कलर्स और टेम्परेचर्स। प्रोसेसर एल्गोरिथम का यूज करता है इमेजेस में स्टार्स को आइडेंटिफाई और लोकेट करने के लिए और उन्हें कैटलॉग में करस्पॉन्डिंग स्टार्स के साथ मैच करने के लिए। प्रोसेसर दूसरे प्लैनेट्स, मून्स या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स से नॉइज और इंटरफेरेंस को भी फिल्टर करता है। स्टार ट्रैकर फिर स्टार्स की एंगुलर पोजीशन के बेसिस पर सैटेलाइट का एल्टीट्यूड कैलकुलेट करता है, जो कैमरा एक्सिस से भी रिलेटिव होते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो लेंस के सेंटर से गुजरती है और सेंसर से परपेंडिकुलर होती है। एल्टीट्यूड 3 एंगल्स का सेट होता है जो ये बताता है कि सैटेलाइट स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड है। बेसिकली ये 3 तरह की होती है, रोल, पिच और यॉ। रोल वो रोटेशन होती है जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड पॉइंट करती है। पिच वो रोटेशन होती है जो एक्सिस के अराउंड या लेफ्ट राइट पॉइंट करती है। और बात करें यॉ की, तो ये एक्सिस के अराउंड अप या डाउन पॉइंट करती है। स्टार ट्रैकर एटीट्यूड इंफॉर्मेशन को सैटेलाइट के बोर्ड पर दूसरे सिस्टम्स को भेजता है, जैसे एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम्स यानी कि ACS, जो सैटेलाइट का ओरिएंटेशन मेंटेन और एडजस्ट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम इंश्योर करता है कि सैटेलाइट डिजायर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता रहे अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जैसे कम्युनिकेशन, नेविगेशन, ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लोरेशन। स्टार ट्रैकर एक्यूरेट और रिलायबल एटीट्यूड डिटरमिनेशन इनेबल करता है, जो स्पेस में सैटेलाइट का ओरिएंटेशन जानने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। एटीट्यूड डिटरमिनेशन सैटेलाइट को अपने एंटेनास, सेंसर्स और सोलर पैनल्स को ऑप्टिमल डायरेक्शन से अलाइन करने में मदद करता है। एटीट्यूड डिटरमिनेशन सीमलेस और एफिशिएंट नेटवर्क क्रिएट करने के लिए सैटेलाइट को कॉन्स्टलेशन में
दूसरे सैटेलाइट से कोऑर्डिनेट करने में भी मदद करता है। ये ऑटोनॉमस और रोबस्ट ऑपरेशन इनेबल करते हैं, मतलब कि सैटेलाइट ह्यूमन इंटरवेंशन या एक्सटर्नल इनपुट्स के बिना फंक्शन कर सकता है। स्टार ट्रैकर किसी भी ग्राउंड बेस्ड या सैटेलाइट बेस्ड सिग्नल्स या रेफरेंसेस पर डिपेंड नहीं करता, जैसे कि जीपीएस हो गया या सन सेंसर्स, जो कुछ सिचुएशंस में अनरिलायबल, इनएक्यूरेट या अनअवेलेबल भी हो सकते हैं। स्टार ट्रैकर सिर्फ स्टार्स पर रिलाई करता है, जो कि फिक्स्ड और स्टेबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के पैनल के दूसरी साइड पर एक लेजर ट्रांसपॉन्डर होता है। ये लेजर बीम्स का यूज करता है दूसरे डिवाइसेस या सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए। लेजर ट्रांसपॉन्डर में एक लेजर ट्रांसमीटर, एक लेजर रिसीवर और एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है। ये एक मॉड्यूलेटेड लेजर बीम एमिट करता है जो इंफॉर्मेशन कैरी करती है, जैसे कि डेटा हो गया या कोई कमांड। लेजर रिसीवर दूसरे डिवाइस या सैटेलाइट से आने वाले लेजर बीम को डीमॉड्यूलेट करता है। ऑप्टिकल सिस्टम ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में लेजर बीम्स को अलाइन और स्टेबलाइज करता है। आइए इसे और थोड़ी सिंपल वे में जानने की कोशिश करते हैं। लेजर ट्रांसपॉन्डर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसके हिसाब से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए लाइट को कैरियर के तौर पे यूज करना होता है। लेजर ट्रांसपॉन्डर लाइट को सोर्स के तौर पे यूज करता है, जो एक डिवाइस होता है, और कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है। कोहेरेंट मतलब कि ऐसी लाइट वेव्स जो कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज रखती हैं, जिससे वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके एक नैरो और ब्राइट बीम को फॉर्म करते हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब कि ऐसी लाइट वेव्स जिनमें सेम वेवलेंथ और कलर होते हैं, जिससे वो दूसरे सोर्सेस ऑफ लाइट से डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। लेजर ट्रांसपॉन्डर इंफॉर्मेशन एनकोड करने के लिए लेजर बीम को मॉड्यूलेट करता है, जिसकी डेटा या कमांड फिर मॉड्यूलेटेड लेजर बीम को दूसरे डिवाइस या सैटेलाइट की तरफ एमिट किया जाता है, जो कि एक कॉम्पैटिबल ऑप्टिकल रिसीवर रखता हो। बीम स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर होती है। बीम को कुछ अटेंशन या लॉस ऑफ पावर फेस करना पड़ता है, कुछ सेवरल कंडीशन की वजह से, जैसे कि एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग या टर्बुलेंस। लेजर ट्रांसपॉन्डर में एक ऑप्टिकल सिस्टम भी होता है, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में लेजर बीम्स को अलाइन और स्टेबलाइज करता है। अलाइनमेंट से मेरा मतलब है डायरेक्शन और पॉइंटिंग एक्यूरेसी को एडजस्ट करने का।